गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो रही थी क्या? हम्म। अब हाँ, मेरे को लगा था ऐसा। अब बिना देख कर ऐसे लग रहा है जैसे ये भी सो के होता है। सोई थी, नींद नहीं आई है। निकम्मी आत्मा। हाँ भाई, तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम लोग। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टाइम नहीं खराब करते। लिसन, हेडिंग आपके पास आ रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, किसी भी टाइप का फोर्स दैट मीन existing between the molecules और एटम्स और सबस्टांस, गैस, लिक्विड, सॉलिड जो भी है, उनको आप लोगों ने क्या बोल दिया? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मैं अपने नोट्स यहाँ बना दूं। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। कहाँ मिलेगा भाई? जो हमें मोलिक्यूल्स या एटम्स, एटम्स लो तो नोबेल गैस हो गई, मोलिक्यूल हो तो SO2, SO3, हाँ CO2 एटसेट्रा, जो भी आज लिखे थे हम लोगों ने। अट्रैक्शन हीलियम, नियोन, हीलियम वगैरह में, हाइड्रोजन वगैरह में तो पता ही रिपल्शन ही होता है शुरू से। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टिंग बिटवीन द एटम्स और मोलिक्यूल्स, बस बात खत्म। एटम्स और मोलिक्यूल्स, उसी का नाम आपने क्या दे दिया है? इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम्स और मोलिक्यूल्स में, बस नाम दे दिया उसको क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दिस टर्म डजंट इंक्लूड वो तुम्हारा के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जो कोलम्बिक फोर्स है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। ऐसा तुमने इसको कई बार देखा है, इसको वैसे तुमने स्टेट्स सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, है ना। और इस चैप्टर का जो केमिकल बॉन्डिंग का आयनिक बॉन्ड किया था उसके अंदर देखा था। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो हम वीक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर। लो जी, द टर्म डजंट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस लाइक प्लस माइनस, क्लियर है, एंड द फोर्स दैट होल्ड एटम और मॉलिक्यूल टुगेदर, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी इंक्लूड नहीं है। HH Cl, इसको देखकर आप वैसे भी इमोशनल हो गए होगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जो इंक्लूड है उसकी बात मैं भी करने वाला हूं, ठीक है जी। These forces are responsible for structural features and physical properties of substance। में मैं आगे बता रहा हूं, इस पैराग्राफ का मीनिंग कुछ नहीं बचा, ये मैंने आपको नोट्स बना दिए, इसका मीनिंग नहीं है, मैं आगे जाके डील कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो मैंने सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैं अब अपना वाला पहले लिख दूं, फिर इसमें से रीड कर लेंगे हम। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, तो जो पहला टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस, मोमेंट्री मतलब। वैसे 2 से 3 वाली क्लास से मैंने आपको बोला नहीं कि आप अपनी शक्लें दिखाओ, मुझे लगा वो एक्स्ट्रा क्लास है, तो तुम उसमें एक्स्ट्रा ही रहो। इंस, चलो सुनो। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंटरेक्शंस, ठीक है जी, जिसको हम लोगों ने LON DON, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस नाम दे देना। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, पहले तो नाम सीखो, जब नाम समझ में आए तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मैंने अपना ट्रिक बनाया हुआ है। अब इसमें से ना इंस्टेंटेनियस वर्ड काट दो दूसरा वाला बनाने के लिए, तो क्या बन जाएगा?
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। इसके लिए हमने रखा हुआ डी, DB/E। साइंटिस्ट का नाम और यूनिट सुनी होगी डाइपोल मोमेंट की, जो इस टेस्ट में आ रही है। फिर बाद में हम चले स्टेटसोमीटर तैयार करके आगे पेपर में, और उधर से आपका डाइपोल मोमेंट और एमओटी साफ हो गई। तो लिख के रख लो कहीं पे कि डाइपोल मोमेंट और एमओटी भी आ रही है, 2 से 3 के बीच में बताया था आपको, अगर आप नींद में नहीं थे तो। नंबर 3, अब इसमें से इंड्यूस उड़ा दो, डाइपोल तो याद करने आसान हो जाएंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है जी। इसको हमने नाम दिया KEESOM, कीजम फोर्सेस। कुल मिलाकर एक कोड बन गया LDK, लड़के। लंदन फोर्स, डिबाई फोर्स, कीजम फोर्स। इंस्टेंटेनियस मतलब मोमेंट्री, इंस्टेंटेनियस मतलब मोमेंट्री डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। मान लो एक क्लास है 60 बच्चों की, ठीक है। वो 60 बच्चों में सारे के सारे न्यूट्रल है, कोई एक एक्स टीचर है उसको लेके न्यूट्रल है, ठीक है। अब उस टीचर ने आया और पढ़ाया आपको ना, सिर्फ एक बच्चे को समझ में आया, बाकी 59 ब्लैंक चले गए, बाउंसर लग गया। ये मान के चलो कि तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई है, बस ये मान के चलो ऐसे, वो आज से 3 महीने पहले की बात, कि मैं कुछ भी बोल कर गया, आपके ब्लैंक बाउंसर लग गया आपको ना। तो एक बच्चे को समझ में आया, कोई बिरला आदमी था, भगवान ने अवतरित किया था इसको दुनिया में, तो उसको समझ में आ गई बात। तो जैसे टीचर गया तो एक बच्चा इंड्यूस हो चुका है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुका है, मतलब उसको समझ में आ गई है बात। अब बाकी 59 कहते भाई ये कौन था जो आया था, इसका तो कुछ समझ में आया नहीं है, पढ़ा कर गया है, पहले तो बताओ पढ़ा कर क्या गया। और टीचर आके बताना भूल गया था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। तो 59 सोचते पढ़ा कर क्या गया ये नहीं पता। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो फर्स्ट एक बच्चा था ना 50, वो सेकंड को थोड़ा समझा देता है। अब 2 हो गए, 2 4 को समझा देते हैं, 4 8 को समझा देते हैं, ऐसे करके अगले 10 मिनट के अंदर अगला टीचर आता है, उससे पहले पहले सबको थोड़ी बहुत क्लास समझ में आ गई। किसने किया ये काम? एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना था, सारे न्यूट्रल थे, वैसे किसी को समझ नहीं आ रहा था, एक को समझ में आया औखा औखा वो भी। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने आगे इंड्यूस डाइपोल बनाए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने इंड्यूस डाइपोल बनाए। और ऐसा तभी होएगा जैसे कोई किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो, म्यू 0 हो, उसके अंदर किसी एक इंस्टेंट में प्रेशर डालने से, फोर्स डालने से, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एंटर करने से, कोई भी कंडीशनली एक डाइपोल जनरेट होएगा, इंड्यूस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने फर्दर 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 डाइपोल डाइपोल बनाते जाने हैं। जैसे CO2 का लिक्विड बन जाता है, SO3 का लिक्विड बन जाता है, किसी भी नॉन पोलर का लिक्विड बन जाता है, कोई ना कोई वजह तो होती होगी ना। CO2 लिक्विड क्यों बना, CO2 सॉलिड क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर लंदन फोर्सेज आ गए, क्योंकि उसके अंदर आपने प्रेशर देकर उसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना दिया। तो इसको तभी ऑब्जर्व कर पाओगे कोई मॉलिक्यूल अगर 0 डाइपोल मोमेंट वाला हो। अब दूसरा सोच के देखो, आपने ऐसा किया, टीचर नहीं गया क्लास में, एक ऐसा बच्चा भेज दिया जिसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आता था, तो वो आपके बराबर स्केल पे है, मतलब उसको बच्चा ही समझ रहे हो आप। वो अपने एक फ्रेंड के पास बैठ गया, डाइपोल ऑलरेडी था, वो उसको समझ में आया हुआ था, उसने अपने फ्रेंड को समझाया, 2 लोग हो गए समझदार। अब 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, 8 ने, वो परमानेंट एक डाइपोल बनाया आया था। जबकि पहले वाले में क्या था, एक डाइपोल बना था इंस्टेंटेनियस, दूसरे वाले में परमानेंट। जैसे मैं CO2 के अंदर HCl डाल दूं, जैसे मैं किसी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दूं, तब ये वाला तब होएगा। और तीसरा वाला पता है कब होएगा? HF 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 HF, सॉरी डाइपोल है तो डाइपोल 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 डाइपोल, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले वाले में डाइपोल बनाया, दूसरे वाले में डाइपोल था, उसने दूसरे को डाइपोल बनाया, तीसरे वाले में परमानेंट डाइपोल थे जो एक दूसरे को क्या करते रहे, अट्रैक्ट करते रहे। तो पहले अपने दिमाग में एक सीन बनाओ कि हम करने क्या चाह रहे हैं। हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की 3 कैटेगरी को सबसे पहले पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले उसी को टच करें। लो जी, वेंडरवाल फोर्सेस की पहली कैटेगरी जिसका नाम है मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आपको नोट्स कंटिन्यू रखने हैं, ठीक है जी। तो पहला वाला लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस का दूसरा नाम डिस्पर्शन फोर्सेस,
डिस्पर्शन फोर्सेस कब, क्यों, कैसे जनरेट हुए अभी बताता हूं। पहले एक फोटो बना दूं, ये डायग्राम बना, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल 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 न्यूट्रल। आपने या तो कोई प्रेशर लगाया, या कोई फोर्स लगाया, या कोई ऐसा आपने एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया, उससे पता क्या हुआ, कोई एक मॉलिक्यूल, यहां सबका म्यू क्या था, जीरो। सबका म्यू क्या था, जीरो। अगर आपको मेरी बात सुनने में आ रही है तो एक डाइपोल इंड्यूस हो गया, प्लस माइनस बन गया। इसके पड़ोसी अभी भी जीरो जीरो ही है। ये क्या है, एक इंस्टेंट, ये क्या है, एक इंस्टेंट डाइपोल। अब इस इंस्टेंट डाइपोल ने अपने पड़ोसियों के अंदर एक क्रांति जगा दी। ऐसे कंटिन्यू हो गया। या कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये तभी मिलेगा जब कोई गैस CO2 हो, SO3 हो, क्लियर, प्योरली म्यू क्या हो आपके पास, नॉन जीरो। तब इस टाइप के फोर्सेज आपको मिल सकते हैं, तब इस टाइप के फोर्सेज आपको मिल सकते हैं। बच्चे कहते हैं एक बार रीड कर ले, हाँ जी। इंटरेक्शंस, क्लियर है। इसमें करना क्या है, electrons of neutral molecule keep on revolving around with respect to the nucleus of atom. As a result, at a given result, one side of the molecule may have a slight excess of electron, clear, relative to the opposite side. होएगा क्या, एक साइड नेगेटिवली चार्ज, दूसरी साइड क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होएगा, दस नॉन पोलर, पहले वाला मोलिक्यूल में बिकम मोमेंट्री डाइपोल, आपके सामने सेल्फ पोलराइज्ड, this polarized molecule called momentary dipole of instantaneous dipole और ट्रांजिट डाइपोल। एक नया वर्ड और लिख लेना, ट्रांजिट डाइपोल। आपको जो मैंने डायग्राम बना के दिया ना, इसके अलावा कोई थ्योरी लिखने की नीड नहीं है। आज तक मेरा रिकॉर्ड है पिछले कई सालों से कि मैंने डायग्राम बनाया, बच्चे इसे समझ गए, इसी में से क्वेश्चन सोल्व रहता है बच्चों का। इसके बीच की थ्योरी लिखने की नीड नहीं है, इशारों से समझ जाना बस, क्लियर है। बस वर्ड जो अच्छे अच्छे, जैसे लंदन फोर्स में आपने क्या लिखा, डिस्पर्शन फोर्स, तो उसी को आपने क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। उसी को आपने क्या बोल दिया, मोमेंट्री डाइपोल। उसी को आपने क्या बोल दिया, ट्रांजिट डाइपोल। ट्रांजिट जो परमानेंट नहीं है, क्लियर। में इंड्यूस अ टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट इन द नेबरिंग मोलिक्यूल, जैसा फोटो में दिख रहा है, विच इज कॉल्ड इंड्यूस डाइपोल। तो पूरी टर्म क्या बनी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, क्लियर। द टू टेम्परेरी इंड्यूस डाइपोल्स करेंगे क्या, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देन अट्रैक्ट टू ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर कॉल्ड द मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। दीज मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, लिख दिया शुरू में, लंडन और डिस्पर्सिव फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। प्लस माइनस में रिपल्शन क्या होगा भाई, अट्रैक्शन ही होएगा, लंडन फोर्स है। और ये जो आपके पास लंडन फोर्स है, वेरी 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 वीक है। ये R⁻⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतने वीक फोर्स हैं, R⁻⁶ के इनवर्स है। और वैसे आपको पता हो, अगर आपने मेरे को थोड़ी देर पहले सुना था, तो मैंने कहा था ये वाले फोर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, और ये वेरी पावरफुल फोर्स है, जिनको कोलंबिक फोर्स बोला था। ये R² के इनवर्स है, बड़े स्ट्रॉन्ग है ये तो। अरे भैया 800 डिग्री MP हो गया था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने इतने मेल्टिंग पॉइंट हो गए थे। अगर आप बात को सुनते रहे हो तो ये वाले फोर्स वेरी वीक टाइप ऑफ द फोर्सेज है, वेरी वीक टाइप ऑफ द फोर्सेज। अब इनकी डिपेंडेंसी किस पर है भाई, रेंज मैंने बताई दी है, 1/R⁻⁶ की रेंज है इनकी, 1/R⁻⁶ की रेंज है इनकी। अब ये डिपेंडेंसी किस पर है, लंदन फोर्सेस किस किस पर डिपेंड करेंगे। इसमें आज बच्चों ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, वो आ जाएगा साइज पर, मोलिकुलर वेट पर, क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो जिसका साइज ज्यादा है, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, उसमें लंदन फोर्सेस बाय डिफॉल्ट ही बढ़ जाएगी। कोई एग्जांपल दे सकते हो, जैसा बच्चे ने मेरे से पूछा था। बिल्कुल दे सकता हूं जी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस,
इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सर आपको कैसे पता चला? पता तो आपको भी चल गया। हाँ, साइज भी बढ़ रहा है, मोलिकुलर वेट भी बढ़ रहा है। क्लियर ना? ऐसे ही आज ही कराया था जब आप सोने की कोशिश कर रहे थे अकॉर्डिंग टू अभिनव। लो जी, ठीक है भाई। तो इसका साइज लार्ज है, किसका? ब्यूटेन का, क्योंकि अनब्रांच्ड है, और ये आइसोब्यूटेन है जो ब्रांच्ड है। तो जिसका साइज बड़ा है उसके लंदन फोर्स से ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा है उसके लंदन फोर्स से ज्यादा है, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसके लंदन फोर्स से ज्यादा है। अभी आगे आ रहा है ये पेज पर, अगर आपने लिख लिया इसको तो। इस चैप्टर की फर्स्ट स्लाइड, पहली पहली बॉयल्स लॉ वाली। ओके ओके, मैं थोड़ा कम समझता हूँ। ओए, अभिनव हंसना नहीं होता। डन। आगे चले। ओए, सांची की फोटो दिखी? हाँ जी। साइज और मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो लगाओ एक सेकंड, एक मिनट जल्दी से। मैं नहीं पढ़ रहा। है ना? इसने नाम लिखे, मैंने एग्जांपल डाल दिए दोनों आपके पीछे बोर्ड पर ना। ये वाले एग्जांपल डाल दीजिए। शेप ज्योमेट्री इसकी बात भी अभी की मैंने आपसे। ये वाला देखो, ये 1 2 3 4 5 6 है। ये 1 2 3 4 5 में काम चला गया, एक कार्बन हो रहेगा इससे करके। तो जो जितना ब्रांच्ड हुआ उतना छोटा हो गया। ये कहीं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम लेने के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो। ब्रांचिंग बढ़ेगी, साइज छोटा होता चला जाएगा। और बीपी, एमपी, लंदन फोर्स साइज के साथ ही बढ़ते हैं। जल्दी डिस्टोर्ट हो जाएगा ना वो, जितना साइज बड़ा होगा ना। आपका एक चैप्टर हुआ करता था, नाम था केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक था फजांस रूल। फजांस में जितना बड़ा एनायन होता था उतना जल्दी वो टेढ़ा मेढ़ा होता था, है ना, डिस्टोर्ट। तो जितना बड़ा यहाँ कोई मोलिक्यूल होगा उतना जल्दी डिस्टोर्ट होकर मोमेंटरी डाइपोल बन जाएगा। और अगर कोई मोमेंटरी डाइपोल बन गया, उसने अपने पड़ोसियों के अंदर क्रांति पैदा कर देनी है प्लस माइनस की। और अपने पड़ोसियों में अगर क्रांति पैदा कर दी प्लस माइनस की, तो भाई साहब लंदन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल हो गए, लंदन फोर्स बोल दिया उसको। सदमे में हो गया। नेक्स्ट, डाइपोल इंड्यूस्ड नंबर 2। इसके लिए भी फोटो ही बनाऊंगा, मुझे लगता है आपको उसको समझना चाहिए। पहला था इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब डाइपोल, इंस्टेंटेनियस वर्ड काट दो। डाइपोल वहां से नहीं, नए वाले में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है जी। ये गेम है प्लस माइनस का ऑलरेडी। एक तो परमानेंट प्लस माइनस है, दूसरा बेचारा निकम्मा है, जीरो डाइपोल मोमेंट। एक के अंदर परमानेंट डाइपोल है, जैसे कोई HCl हो गया, HI हो गया, HF हो गया, एटसेट्रा। और दूसरा बेचारा आपके पास प्योरली नॉन पोलर है। यहां से लाइन खींच लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू जीरो। एक का म्यू नॉन जीरो, एक का म्यू जीरो। तो एक परमानेंट डाइपोल के साथ आ रहा है, कोई प्रेशर नहीं, कोई पोलराइजेशन नहीं, कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही प्लस माइनस है। तो उसने क्रांति पैदा कर देनी है पड़ोसियों के अंदर।
अ पोलर मोलिक्यूल में समटाइम्स पोलराइज अ नॉन पोलर मोलिक्यूल, फोटो देख के समझ में आ रहा होगा, which lies close to it and thus induce polarity in that molecule. The induced dipole and the dipole of the first molecule are attracted together. These forces, अगर आप कहोगे तो आगे बढ़ूंगा, ये तो मिट गया, दिख रहा है किसी को क्या? मैं अपने, नहीं मेरे को विजिबल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तुम्हारी आंखें तेज है, मैं हो गया बूढ़ा आदमी। हम्म, कोई बात नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा लो। नहीं तुमने कहा है मुझे, मैंने तो कहा है, अभी तो बोले थे। हाँ भाई, मैंने खुद सुना। हाँ जी, ये लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या करिए अंशुल? किसी को कुछ अंशुल की आवाज सुनाई दी हो तो मुझे बताएं। कुछ खिचड़ी टाइप से आई ना, वो हाइब्रिड टाइप से ना, मतलब कुछ मिक्सचर सा आया, लेकिन क्या था ये नहीं पता चला। चलो कोई बात नहीं। किससे? चलो अभी सुनते हैं। ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड द डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जो पीछे लिखा था, अगर आपको विजिबल है तो अच्छी बात, नहीं तो बुक में देख लेना। ये पहला मॉलिक्यूल उसने पानी का दे रखा है, वाटर का, और दूसरा मॉलिक्यूल उसने जिनोन का दे रखा है। तो एक का म्यू तो नॉन जीरो है, अगर पता हो आपको तो पता ही होगा वैसे। एक का आपके पास जीरो है, ठीक है जी। तो दोनों के अंदर पोलैरिटी, एक तो बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस था, दूसरा इंड्यूस होने से प्लस माइनस हो गया है। तो इसको आपने डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस, डिबाई फोर्सेस बोलती है, डीबी बाई ई, ठीक है जी। फिर लिखा है दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द इंडक्शन इफेक्ट और डिबाई फोर्सेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल, वो तो श्योर ही है कि जो इसके अंदर, मतलब जो आप सेकेंड मोलिक्यूल का जो डाइपोल है, डाइपोल ऑफ द सेकेंड मोलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द डाइपोल ऑफ फर्स्ट। भाई जो जीरो वाला है उसका डाइपोल तो जो ऑलरेडी पोलर है उसी पे डिपेंड करेगा ना। जो पहले वाला वो खुद कमजोर है और दूसरे वाला ज्यादा कैसे हो सकता है? तो डाइपोल ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द डाइपोल ऑफ फर्स्ट, जो परमानेंट डाइपोल है। क्लियर? इसने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटरेक्शन, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करेगी? डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसका साइज क्या है? तो मैं तो कह रहा हूँ लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, डिवाई फोर्सेस, कीजम फोर्सेस, ये साइज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये भी 1/r⁶ डिवाई फोर्सेस 1/r⁶ पे ही डिपेंड, मतलब वीक टाइप के फोर्सेज है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। और इसका एग्जाम्पल मैं कई बार बता चुका हूं वैसे तो, और फिर बता देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सोल्यूबिलिटी ऑफ द नोबेल गैसेस इन वोटर। और सबको पता है, जिसको नहीं पता वो सुन लो। हीलियम की सोल्यूबिलिटी कम है, नियोन की ज्यादा है, एआर की और ज्यादा है, क्रिप्टन की और ज्यादा है, रेडोन की और ज्यादा है। क्लियर ना? और कौन बच गया भाई? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। ठीक है जी। कारण क्या? साइज बढ़ता जा रहा है, पोलराइजिबिलिटी बढ़ती जा रही है, डिबाई फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, और सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। और ये तुम्हारे 12वीं क्लास के पीब्लोक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 18 में पढ़ाया जाएगा। टॉप टू बॉटम सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम बीपी इंक्रीजेस। कोई बीपी पूछे तो लंडन फोर्स बता देना, कोई सोल्यूबिलिटी इन वाटर पूछे तो डिवाई फोर्सेस बता देना। दोनों के अलग अलग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो जाएंगे।
अगर आप कहेंगे तो आगे बढ़ूंगा। लो जी, अब आपके पास आ गए डाइपोल। डाइपोल इसके अंदर तो परमानेंट डाइपोल ही चाहिए थे। डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शंस, और इसका नाम हमने के डबल ई एस ओ एम, कीजम फोर्सेस एलडीके का कोड रख दिया था, अगर आप सुन पा रहे तो। ये तीसरे टाइप का फोर्स है, वेंडरवाल फोर्सेस का तीसरा टाइप है कीजम फोर्सेस। वेंडरवाल में तीन फोर्स है एलडीके करके, लंदन, डिबाई, कीजम। और लंदन याद करना है, डिस्पर्शन याद करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, आगे इंड्यूस डाइपोल। दूसरा याद करना है इंस्टेंटेनियस हटा दो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और अगर उसका अगला याद करना है तो आपके सामने लिखा हुआ है इंड्यूस वर्ड हटा दो, डाइपोल डाइपोल। तो इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट हुएंगे, परमानेंट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, बस बात खत्म है। इसमें कौन सा तुमने कुछ जबरदस्ती अट्रैक्शन पैदा करना है, क्लियर ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पोलर मोलिक्यूल्स द वेंडरवाल फोर्सेस आर मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड, प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन हो रहे हैं, एंड आर कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे अमोनिया गैस हुई, पोलर है, जैसे SO2 हुई, पोलर है, HCl पोलर है, HF पोलर है, इन सब का म्यू नॉन जीरो है। म्यू तो सुना होगा आपने, have permanent dipole moment due to which there is a dipole dipole interaction between the molecule of these gases. This interaction is stronger than the London। वो तो होना ही था, मैं तो कह रहा हूं कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ है। इंस्टेंटेनियस तो जीरो वालों में था भाई और बहनों, और सेकंड वाला जीरो और नॉन जीरो के बीच था, और थर्ड वाला नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो के बीच था। तो सबसे पावरफुल तो तुम्हारा एलडीके का के ही हुआ। दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर देन द लंदन फोर्सेस एंड वीकर देन आयन आयन, वो बाद में बात करते हैं। वो प्लस माइनस और यार 1/r² से तो वीक ही होएगा आयन आयन। अगर मैं कीजम फोर्स की बात करूं, ये वीक है आयन आयन, और ये तो आयन आयन तो बाय डिफॉल्ट ही आपका 1/r² वाला फोर्स है, कोलंबिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो कंपैरिजन में भी कैसे आ गया, अब सोच के देखो, क्लियर ना। खली का कंपैरिजन कर रहा है मेरे साथ, कैसे हो जाएगा यार, बनता ही नहीं है। पहले तो बात करने के लिए भी ऐसे ऊपर झांकना पड़ेगा है। तो ये तो कंपैरिजन ही नहीं है, बस लाइन लिखी थी इसलिए लिखी गई, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है कोई भाई। आयन आयन का इन तीनों के साथ कंपैरिजन ही नहीं होता कहीं भी। ये R⁻⁶, R⁻3 वाले फोर्स से और वो R⁻2 का फोर्स है, तो बड़ा स्ट्रेंथ वाला फोर्स है, क्लियर ना। नाउ लिसन, इसने कहा जी दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर देन द लंदन but is weaker than ion-ion interaction because only partial charge are developed on the molecule dipole dipole interaction energy between stationary। ये बात अभी सीखने की है और यहां लिखी हुई है, इसको समझना भी थोड़ा सा ना। अगर कभी भी स्टेशनरी होएगा कीजम फोर्स, अगर आपके पास स्टेशनरी मोलिक्यूल्स हो, रोटेशन ना हो, तो डिस्पर्स नहीं होंगे, तो ये 1/r⁻3 के फोर्स है। लेकिन अगर यही डाइपोल मूविंग हो जाए, रोटेटिंग हो जाए, घूमने लग जाए, तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे, जैसे पंखे का मॉडल क्लाउड जैसा है ना, तो फिर ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएंगे 1/r⁻6। अगर कीजम फोर्सेस डाइपोल खड़े रहे तो प्लस माइनस फोर्स ज्यादा है, लेकिन अगर ये रोटेट करने लग जाए तो क्लाउड के फॉर्म में हो जाएंगे, तो इनकी फोर्स वापस वही 1/r⁻6 के बराबर हो जाएगी। तो वर्डिंग सुन लो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी, क्लियर। अगर स्टेशनरी है तो 1/r⁻3 है, और अगर यही आपके पास स्टेशनरी ना होकर रोटेटिंग है तो 1/r⁻6 हो गया। तो इसको लेकर मैंने देखा है एक दो जगहों पे बुक वाले क्वेश्चन बनाते हैं।
तो अगर रिवीजन करो तो 30 सेकंड लगेंगे। मोमेंटरी डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, म्यू शुड बी नॉन जीरो, नॉन 0.0000000 CO2 SO3 हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोनी जो भी है म्यू जीरो वाले। दूसरा, उसके बाद इंस्टेंटेनियस हटा दिया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, म्यू जीरो म्यू नॉन जीरो के बीच के इंटरेक्शन। उसके बाद इंड्यूस हटा दिया, तो डाइपोल 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 परमानेंट डाइपोल मोमेंट वालों के बीच का अट्रैक्शन। तीसरा कीजम, सबसे तगड़ा वाला फोर्स कौन सा है, एलडीके का के, फिर डी, फिर एल डी के, फिर लास्ट स्टार्ट में कौन आ जाएगा, लंदन फोर्स, सबसे वीक वाला फोर्स। और आयन आयन के कंपैरिजन में तीनों फोर्स ही वीक है, इसमें एक की बात क्या करें, तीनों फोर्स ही वीक है। और अगर ये रुके हुए हैं तो आर पावर 3 है, 1/r⁻³ है। और अगर ये मूविंग है तो डिस्पर्स होने से, क्लाउड बनने से, वही नॉर्मल वाला 1/r⁻6 है। कुल मिलाकर वीक फोर्सेस ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ, बस एक सेकंड रुक जाओ, इसके बाद आपका क्वेश्चन लिखता हूं। Magnitude of this interaction depend upon the dipole moment of molecule concerned. Clear? If the dipole moment is greater, then the dipole-dipole interactions are stronger. These forces are also called Keegan forces. मैं बता चुका हूं आपको. Clear? And effect is called the orientation. इसको देखना, लिखना चाहो तो लिख लेना, orientation effect. Beside dipole-dipole interaction, polar molecule can interact by London forces also. Clear है? The क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज दैट टोटल ऑफ, ठीक है, वो सारा मिला जुला के कौन सा इफेक्ट आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब बोलना, कोई बच्चा बोल रहा था कौन सा वाला वर्ड, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ये मैंने रनिंग में लिख दिया। स्ट्रेंथ, ताकत, तीनों में से सबसे ताकतवर फोर्स कौन है, के, कीजम। क्वेश्चन अभी बाद में सोल्व करते हैं, अब शुरू शुरू वाला। अब आपको पता चल गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कोई दमदार नहीं थे, सिर्फ ये कि हेडिंग दमदार थी बस इसकी। क्लियर है? अब आयन इंड्यूस डाइपोल, ये वेंडरवाल फोर्स का टाइप नहीं है। क्लियर है? सुन समझ पा रहे हो? यहां तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, तीन टाइप के फोर्स है, इसमें से आयन डाइपोल, ठीक है, और एक आयन इंड्यूस डाइपोल। तो अपने दिमाग से सोच के देखो, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल कैसा हो सकता है, सोच के देखो। आयन डाइपोल, तो तुम्हें एग्जांपल देना, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन आयन के प्लस, आयन Cl माइनस, आयन कैल्शियम, आयन सल्फेट, पानी में डाल दो, हो गया ना आयन डाइपोल। और इसी आयन को अगर आप हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन में डाल दो तो आयन इंड्यूस डाइपोल। सुन समझ पा रहे हो क्या बात हो रही है? फोर्सेस के टाइप्स में मैं फिर आपको बता रहा हूं, डिफरेंशिएट करके रखना। वेंडरवाल फोर्सेस के तीन टाइप है, उसके अलावा अगर कोई आयन, ये आगे नोट्स में डाल सकते हो आप लोग, नोट्स आप कंटिन्यू करना। आयन एंड रिलेटेड फोर्सेस, तो दो हो गए, एक तो आयन हो गया, इसके साथ क्या रख दिया गया, डाइपोल। एक आयन हो गया, इसके साथ क्या रख दिया गया, इंड्यूस डाइपोल। सीक्वेंस बनाना चाहते हो तो पहले आयन इंड्यूस रख लेना, इंड्यूस काट देना, तो आयन डाइपोल आ जाएगा। लेकिन तुम में से मैक्सिमम जनता समझ गई होगी कि आयन डाइपोल में कौन सा एग्जाम्पल डलना चाहिए, आयन डाइपोल में कौन सा एग्जाम्पल डलना चाहिए, Na+ इनवोटर। और आयन इंड्यूस में कौन सा एग्जाम्पल डलना चाहिए, Na+ इन नोबल गैसेस। अगर कोई आयन किसी को डाइपोल में कन्वर्ट कर दे, अगर कोई आयन किसी डाइपोल वाले को ही अट्रैक्ट कर ले, तो आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल। बोलो जी। चलो, आयन डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो, एग्जैक्ट जा रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट भी जा रहे हो। सुनो,
अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा, अभी कम से कम 4-5 मिनट और लगाऊंगा। दिस इज अट्रैक्शन, किसके बीच में हो रहा है? इन बिटवीन द आयन एंड पोलर मोलिक्यूल। ठीक हो गया, ये लो जी एक पेज जोड़ दिया। यहां मैं NaCl लेकर चला, यहां मैं पानी लेकर चला। ये मुझे भी पता है और आप ज्यादा स्मार्ट हो, आपने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ी हुई है। ठीक है जी, ये Cl- हुआ, इसको भी चारों तरफ से किसी ने घेरा हुआ है। क्लियर? इधर कौन सा वाला एंड है? O वाला एंड है। इधर कौन सा वाला एंड है? H वाला एंड है। चलो पीछे चलते हैं जी। फिर क्या हुआ? दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सोल्यूट इन पोलर सोलवेंट लाइक वाटर। लो जी, यहां क्या लिखा? प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोला आप लोगों ने? सारे बच्चे समझदार है। हाइड्रेटेड कीटायन। इसको क्या बोला बच्चों ने? हाइड्रेटेड एनायन। ठीक है जी। और कौन से फोर्स लगे इनके बीच में? आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। पीछे चलते हैं जी। when an ion is attracted by the dipole of polar molecule then energy is released which is called solvation energy। ये तो हमें पहले भी पता है कि अगर पानी है तो जो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी उसको आप क्या बोल दोगे? हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सोलवेंट बदल गया तो क्या बोल दोगे? सोल्वेशन एनर्जी। पानी ना लेकर CCl4 ले लो, जो उसमें डिसोल्व हो सकता होगा उसको सोल्वेशन। जो यूनिवर्सल टर्म है वो है सोल्वेशन, जो इंडिविजुअल टर्म है वो है हाइड्रेशन। पानी तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ ना, सोलवेंट तो 50 हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर। लो जी, which helps in dissolution of ionic solid. During the dissolution of any ionic solid like rubidium chloride, NaCl, KCl, ionic solid first ionizes into the cation anion. These ions get hydrated. The force of attraction between the ion and dipole like water developed, which are ion dipole interaction or forces. Magnitude of attraction depends upon polarizing power of ion and dielectric constant of water। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है। डाइपोल, आयन डाइपोल की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, पावर है, वो कीटायन के चार्ज पे, कीटायन के या एनायन के चार्ज पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड करेगी। और अपने दिमाग से सोचो, किसी आयन और डाइपोल के बीच में ताकत बढ़ानी है तो जो सोलवेंट है उसका भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा कर दो, जो कैटायन है इनके चार्ज भी ज्यादा कर दो। तो जितने चार्ज बढ़ेंगे, जितनी पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट बढ़ेगी, इनकी पावर बढ़ती चली जाएगी। पानी को क्यों अच्छा सोलवेंट मानते हैं? वाई द वाटर इज वेरी गुड सोलवेंट? बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ? पोलर नेचर, डाइलेक्ट्रिक प्लस माइनस। आपको लग रही है ना केमिकल बॉन्डिंग वापस शुरू होगी, NaCl पानी में घुलने का प्रोसेस वापस याद। बस इसमें थीम अलग हो गई है बस। अब वो पहले हाइड्रेशन समझाते थे, सोल्युबिलिटी समझाते थे, अब आयन डाइपोल नाम से फोर्स समझा रहे हैं। बोलो जी। आयन से रिलेटेड, आयंस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। शुरू करें भी इसको। लो जिसमें लिखा हुआ है कि एक नॉन पोलर मोलिक्यूल, इसका ए पार्ट। और वैसे तुम्हें इसको देखकर समझ जाना चाहिए था, इंड्यूस डाइपोल लिखा है ना, तो पक्का किसी का म्यू नॉन जीरो होएगा, नॉन पोलर मोलिक्यूल। प्लस कौन होएगा? एक आयन।
अ नॉन पोलर मोलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी आयन। इसने, अगर आप डायग्राम में जाना चाहते हो तो ये भाई साहब कैसे थे, जीरो वाले, इनके टच में कोई किटायन या फिर एनायन आया। तो अब अगली फोटो शायद तुम्हारे दिमाग में आ भी जाए। किसी का म्यू जीरो था, वो अब इस किटायन या एनायन की वजह से, अगर प्लस है तो माइनस प्लस हो गया, अगर माइनस है तो प्लस माइनस जाता, क्या हो गया, नॉन जीरो। तो हेडिंग क्या हुई, लाइनें क्या हुई जो मैं पढ़ पा रहा हूं, अ नॉन पोलर मोलिक्यूल डन गेट्स पोलराइज्ड, पोलराइज्ड हाईलाइट कर देता हूं जी, बाय प्रेजेंस ऑफ एनी आयन। A cation polarizes a molecule by attraction of electron cloud, whereas an anion polarizes it by repulsion। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एंड किसके पास जा रखा है। इसको आयोडीन के एग्जांपल से समझ लेते हैं। आयोडीन मोलिक्यूल इज नॉन पोलर, वो तो पता है। फ्लोरीन लिख देता कौन सा पोलर होता, क्लोरीन लिख देता कौन सा पोलर होता, नाइट्रोजन लिख देता कौन सा पोलर होता, ये भी सब नॉन पोलर ही है। आयोडीन मोलिक्यूल इज नॉन पोलर बट इट गेट्स पोलराइज्ड जब इसको किसी नाइट्रेट के इन्फ्लुएंस में, जब इसको किसी क्लोराइड के इन्फ्लुएंस में, जब इसको किसी सोडियम के इन्फ्लुएंस में लेकर आए। ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेरों एग्जांपल मिलेंगे आपको। तब तक हो सकता है ये दिमाग से आपके उड़ जाए अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल आयोडीन आर द आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। इश्मीत को बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज और इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द चार्ज। वो तो मैं बार बार बोलता हूं कि जिनको लेकर चल रहे हो उन्हीं पे इनकी ताकत डिपेंड करती है। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की ताकत चार्ज पे डिपेंड कर ही रही है और दूसरे वाले की साइज पे डिपेंड कर रही है। साइज ऑफ नॉन पोलर और चार्ज ऑफ द आयन। आयन पे चार्ज कम है, दूसरे वाले को कहां से वो पोलैरिटी दे देगा। अब एक क्विक रिवीजन अपने दिमाग में डाल लो। मेरे पास वेंडरवाल फोर्सेस और आयन रिलेटेड फोर्सेस दो टाइप है। 1 मिनट लगेगा, 60 सेकंड पूरा। इस ड्यूरिंग सुनना और अगले 1 मिनट के अंदर मैं किसी एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, बोल देगा। 1 मिनट के अंदर मैं बोलता हूँ। दो टाइप के फोर्सेज हैं, एक का नाम है वेंडरवाल फोर्सेज, दूसरा है आयन रिलेटेड फोर्सेज। वेंडरवाल फोर्सेज में तीन है, मोमेंट्री मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, देन है मेरे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, देन है मेरे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिनका नाम है एलडीके। तीनों टाइप के फोर्स R⁻6 पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर लास्ट वाला कीजम फोर्स स्टेशनरी हो तो R⁻3 पे डिपेंड करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्लूड नहीं है। चलो, आयन रिलेटेड, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आयन में मैंने पानी में डाल दिया KCl, के प्लस वाटर में आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गए। मैंने आयोडीन को, फ्लोरीन को, नाइट्रोजन को, क्लोरीन को, किसी भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी आयन के टच में लेकर गया तो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। ये 1 मिनट से कम में मैंने काम खत्म कर दिया। अब कोई एक बच्चा जल्दी से इसका रिवीजन करवा सकता है कि दो टाइप के फोर्स हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक एक वेंडरवाल फोर्सेस का एलडीके, एक आयन रिलेटेड फोर्सेस के दो टाइप। कोई आगे नहीं आ रहा, शुरू हो जा भाई। हम्म हम्म गुड, वेरी गुड। हम्म हम्म
3, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। समझ गया, ठीक है, सारे बच्चे समझ गए इस बात को। तो एक रिवीजन करोगे तो मुझे लगता है जिसको तुम एक लंबा टॉपिक मान के चल रहे हो, 1 1.5 मिनट में सारा कवर हो रहा है समझने के बाद, आसान है टॉपिक ना। लास्ट कौन सी वाली जिसमें आयन रिलेटेड किया था हमने? ऐसा समझना कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम ना। ये आयन है और इसको मैंने छोटा किया, ये लो जी। तो ये तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंगली नोट्स बन गए, वैसे तुम्हारी किताब तुम्हारी नोट्स के अंदर ये सीक्वेंस चेंज होगी ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिर ये डिस्कशन हो गया आयन रिलेटेड का। और तो आयन रिलेटेड ही मांग रहा है मेरे ख्याल में ना। ये ले। हाँ जी। कारण क्लास में नहीं थी, 2 से 3 ये वाला। आज के एंड्रयूज कर्व्स। एक बात समझ लो भी, क्लास बंद होती है ना, इनका एक रिवीजन मार लेना फटाफट 40 मिनट तक। आज ना अप्रोक्सीमेट 2 क्लासों का मटेरियल है, 2 घंटे का, लेकिन सारा थियोरिटिकल सा था ना। तो एक बार इसका ना 35 40 मिनट लगा के रिवीजन, जैसे आज मैंने भी अप्रोक्सीमेट मेरे को बोलते हुए 40 45 मिनट हो गए ना, तो 1 मिनट में रिवीजन कर लिया आपने। ऐसे आप एक बार ना 2 3 रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन पे लग जाना। मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन फंसेगा उसके बाद। अब नहीं बच्चे, अब मेरे को सिलेबस खत्म करने हैं, तो फिर तुम फंस जाओगे, तुम खुद ही फंस जाओगे। हम्म? और सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना, विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ तुमने पढ़ना वेपर प्रेशर। सिर्फ तुम्हें पढ़ना वेपर प्रेशर, जिसके बारे में भी लिक्विड स्टेट में मैं आपको बोलने जा रहा हूं। ठीक है, सुन समझ पा रहे हो भाई? पहले लिक्विड आ नहीं रहा था, लेकिन आगे ना मैनेज नहीं हो रहा था मैनेजमेंट से। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर एज यूजुअल जैसे हम हर साल पढ़ाते हैं, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन को फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं ना। तुम्हारे तो पूरे पूरे चैप्टर है उधर तो फिजिक्स में, विस्कोसिटी का भी और सरफेस टेंशन का भी। सुनो भाई, लिक्विड समझ में आता है क्या? ठीक है जी। स्टेटोमेटर हैविंग डेफिनेट मास वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, पहली बात। डेफिनेट मास वॉल्यूम बट नॉट, तो बहुत इजी सी बात होगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, जिस कंटेनर में डाल दोगे वही शेप ले लेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी है एवोपरेशन, और दूसरा जिसको हम पढ़ेंगे वो है वेपर प्रेशर। तो मैं उन्हीं को लिख रहा हूं जिसको हमें पढ़ना है, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एवोपरेशन एंड वेपर प्रेशर। शुरू करें भाई। एवोपरेशन का फिनोमिनन क्या है? और मैं कह रहा हूं इसमें पढ़ने से अच्छा ना थोड़ा सोच के देखो, एवोपरेशन किसको बोलते हो तुम लोग? द स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप, मूवमेंट ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड टू वेपर। लिक्विड, अभी जो बच्चे ने बोला उसको एज सच लिख देते हैं, लिक्विड टू वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या नाम दे दिया गया? पूरे प्रोसेस को दे दिया गया एवोपरेशन। और इस सरफेस का फिनोमिना है, इसलिए मैंने जानबूझ के अपने नोट्स में डाल दिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड।
अब सोचो, ये डिपेंड किस किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा फैक्टर अफेक्टिंग में, फैक्टर अफेक्टिंग में। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर में ऑयल पड़ा हो, गोली मारो, एक कंटेनर में खुला ओपनली पेट्रोल पड़ा हो, एक पानी पड़ा हो, क्या समझ के चलते हो कौन उड़ जाएगा पहले? ये वोटर वाला कौन था? ओए, पेट्रोल ही उड़ेगा, प्रैक्टिकल तो होना चाहिए इतना तो हमें। हाँ हाईली वोलेटाइल है क्योंकि एल्केन है ना ये। एल्केन्स के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते। तो जो पहली बात है वो कौन सी है जी? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या आ जाएगा? जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे उतना एवोपरेशन क्या होएगा? कम होएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप, डाइपोल डाइपोल, वो तो पढ़ चुके हो ना पीछे। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे उतना एवोपरेशन क्या होएगा? कम होएगा। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे उतना एवोपरेशन कम होएगा। अगर सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो ठीक है भाई। उसके बाद है सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया, अगर एक पोंड हो और एक आपके पास कंप्लीटली उसके कंपैरिजन में छोटा सा कंटेनर हो, जैसे मैं यहाँ सरफेस एरिया लिख रहा हूं, यहां से एवोपरेशन और यहां से एवोपरेशन होना हो, ओपन फिनोमिनन है, तो यहां से एवोपरेशन क्या होएगा? मोर, और यहां से एवोपरेशन क्या होएगा? लेस। तो बच्चों ने कहा सरफेस एरिया के एवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक बात और सुनो, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? गर्मियों में पानी ज्यादा उड़ता है कि सर्दियों में? सर्दियों में। अंशिता कहती सर्दियों में। एवोपरेशन डायरेक्टली टू टेम्परेचर। तो आज के टॉपिक ना सिर्फ मटेरियल था, थ्योरेटिकल, जो हम 2 से 3 और फिर 4 से 5 के बीच में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। उसके बाद एक फिनोमिनन और लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग दिख रही है आप लोगों को? क्या लिखा है इसमें? ये वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोइंग अबोव द लिक्विड सरफेस। और वही सेम की, हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जब हवा चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा नहीं चल रही हो तो कपड़े देर से। और वैसे भी अगर कपड़े सुखाने हो तो कई बार इस टाइप का फिनोमिनन आप करते हो ना, तो आप इसमें कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोइंग। ये सिर्फ एक एग्जांपल के बेस पे डाल सकते हो, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। तो आपको सिर्फ 4 ऑप्शन देखकर अगर आंसर देना हो तो आप कंफर्ट जोन में हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया ज्यादा होएगा, ओपन फिनोमिनन है, पानी जल्दी उड़ जाएगा। क्लियर है? जो लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग करके बैठा है वो जल्दी उड़ेगा नहीं। कुछ पता चल रहा है भाइयों और बहनों? एवोपरेशन कोजेज कूलिंग। कभी सोचो, बाहर से आए हो और स्वेटिंग हो रखी हो, पंखे के पास आते जैसे एसी ना चल रहा हो फिर भी ठंडा ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, क्यों लगता है भी ठंडा ठंडा कूल कूल? एवो हाँ तो हमारी बॉडी की एनर्जी लूज हो रही है ना, हम हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेकर वो क्या कर रहा है? एवोपरेट कर रहा है। एवोपरेशन causes cooling because in evaporation the high energy molecule from the surface move into vapor। तो ये एवोपरेशन को लिख देते हैं जी, और इसके अंदर हम लिख देते हैं जी लिक्विड वेपर में बदला। और लिक्विड वेपर में बदला तो ये प्रोसेस कैसा था? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस की हीट कहां से एब्जॉर्ब हुई? हमारी बॉडी से।
जब हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब होएगी तो हमें ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा। Thus, the average kinetic energy of the rest of liquid molecule decreases as kinetic energy of directly proportional to absolute temperature. टेम्परेचर मैंने थोड़ी टर्म अपनी तरफ से बदल दी है। लिक्विड जब वेपर में बदला तो हमारी बॉडी से उसने हीट एब्जॉर्ब की, बस ठीक है, फिर हमें कूलिंग लगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन गया, लेकिन वो मैनेज होगा। ये है वेपर प्रेशर। इसके लिए मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, पहले तो ध्यान से सुनना। ये रहा जी पहला डायग्राम। कौन कौन सो गया अभी हाथ खड़े करो। अभिनव है, क्या कह रहा है? मेरे को तो बताया है किसी ने कि सही इसने हाथ खड़ा किया होगा, अभिनव ने। उसने सोते सोते बता दिया। हे भगवान। लो जी, यह एक लिक्विड है, ये आपके पास मैनोमीटर है, मैनोमीटर में मरकरी भरा हुआ है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट लिया हुआ है। ये फिर आएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, क्लियर ना? अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर के दर्शन आपको अगले कम से कम 2 महीने होने वाले हैं नहीं। अब ना आपका रेडॉक्स चैप्टर के बाद सीधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जो बोर्ड द्वारा डिसाइडेड है ना, बोर्ड ने डिसाइड किया कि टर्म 1 के एग्जाम में क्या क्या है, तो वो पहले होएगा, क्लियर? उसमें से स्टेटसोमेट्र एक्स्ट्रा हो गया, ये टर्म 2 का है वैसे। मान लो स्कूल वाले टेस्ट लेते हैं ना दिसंबर में, तब। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल यहाँ जाओ। तो एवोपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा आगे लेकर जाऊं तो ये चल रहा है जी एवोपरेशन, जिसको वेपराइजेशन बोलते हो। लेकिन आपस में ये मॉलिक्यूल टकरा टकरा के एक काम और करने लग गए, जिसको तुम क्या बोलते हो? कंडेंसेशन। ओपन नहीं है, क्लोज कंटेनर है। ध्यान से सुनना और समझना भी। अब थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा? मरकरी का लेवल अप 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 होते होते मरकरी का लेवल मरकरी का लेवल मरकरी का लेवल थोड़ी देर के अंदर फिक्स होने वाला है। क्यों फिक्स होने वाला है? कि क्लोज कंटेनर में कितनी देर तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। थोड़ी देर में पता है क्या होगा? एवोपरेशन होते होते जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन है, टेम्परेचर नहीं बदल रहे ना, सरफेस एरिया नहीं बदल रहे ना, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बदल रहे ना, कुछ नहीं बदल रहे, आप लिक्विड नहीं बदल रहे ना, आप कुछ नहीं बदल रहे। रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन, हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो। रेट ऑफ वेपराइजेशन becomes equal to the rate of condensation। सर हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो बस एक ना चेयर लगा के इस इंस्ट्रूमेंट के पास बैठ जाना है बस। जब मरकरी का लेवल ऑफ मरकरी फिक्स हो गया, लेवल ऑफ मरकरी फिक्स हो गया, लेवल ऑफ मरकरी फिक्स हो गया, तो समझ लो कि इक्विलिब्रियम आ गया है। आगे जाने का रेट पीछे जाने के रेट के बराबर हो गया है। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होएगा ना इक्विलिब्रियम आने पे, नाम क्या है? इस हेडिंग को बोले वेपर प्रेशर। ये हेडिंग क्या है? वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। तो मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर exerted by the vapors of liquid on surface at at equilibrium। अंडर द इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी लिख सकते हो, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ जाएं
वेपर्स का अमाउंट फिक्स हो जाए, टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट लेके चल रहे हो, जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस क्लियर अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस इज नोन एज वेपर प्रेशर। मैं फिर कह रहा हूं, वेपर प्रेशर टर्म अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो इस वेपर प्रेशर टर्म को 2-3 बार बोलो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, लेकिन वेपर्स कितनी, जब वो अमाउंट में फिक्स हो गई, वो अमाउंट में फिक्स कब होंगी, वेपर अमाउंट में फिक्स कब होंगी, जब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब कंटेनर क्लोज हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा ना, इक्विलिब्रियम आने का मतलब जिस रेट से आगे जा रहा है उसी रेट से पीछे जा रहा है, नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ वेपर। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होने लग गया बस उसी का नाम आपने क्या कर दिया है, वेपर प्रेशर। अब जो बातें मैंने यहाँ बोली थी वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है। आयुष बोलना बेटा, क्या बोल रहा है। इक्विलिब्रियम है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, हाँ जी। Temperature is kept constant. The evaporation continues at constant rate, shown in figure by the straight line plot. However, with the passage of time, as the number of molecule in the vapor phase becomes more and more, the rate of condensation also increases. आगे जाने का रेट, पीछे जाने का रेट जब बराबर हो गया, clear, equal to rate of evaporation, many molecules re-enter into the liquid as leave the liquid at the same time. It is called as a state of equilibrium. ये लो जी, पहले कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे वेपर बनी, जब सब तब घिर गया तो फिर जिस रेट से आगे जा रहा है उसी रेट से फिर पीछे जाने लगेगा। और इसको इसने ग्राफिकली, फिर इसको ग्राफिकली इस तरीके से बता दिया है। यहां उसने रेट लिखा या टाइम लिखा, ठीक है जी। और ये एवोपरेशन है, और ये जाके यहाँ मिल गया है, क्लियर। और ये कौन सा पॉइंट था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब दोनों रेट बराबर हो गए तो आपने उसको बोल दिया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, जो पीछे लिख चुका हूं, मोलिक्यूल्स अबव द लिक्विड सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब सोचो, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर पाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, सोचो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो, मान लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो तो वेपर जल्दी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या सोचते हो। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, सोचो ना बच्चे, अगर मैं 25 डिग्री पर आपको पानी दे दूं और डाइमिथाइल ईथर दे दूं, डाइथाइल ईथर, इसमें एच बॉन्डिंग है, ठीक है। तो आपको लग रहा है किसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ईथर में कि पानी में, पानी में। तो 25 डिग्री पर किसका वीपी ज्यादा होएगा, उड़ेगा कौन ज्यादा, ईथर। क्लियर होगी ना बात ये। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर बढ़ेगी, सिंपल। अच्छा बात सुनो, 25 पे 50 पे पानी में से कहां वेपर ज्यादा बनती है, बात करता हूं। बस ये था तुम्हारा सिलेबस, इतना इतना। हाँ जी, ये कुछ नहीं था, इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूँ, इसको रब कर देते हैं।
हाँ भाई सुनो, यहां मेरे पास रेट, ठीक है, यहाँ मेरे पास टाइम, रेट मतलब स्पीड, ठीक हो गया। एक है कंडेंसेशन और एक है मेरे पास क्या, एवोपरेशन, ठीक है। यानी यूं समझ के चलो कि वेपराइजेशन हो रहा है। तो अगर मेरे पास यहां से कोई भी कंडेंस 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 होना शुरू कर रहा है, तो एक वो जगह जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसको जब वो टच कर गया, जब उसको टच कर गया, उसको कांस्टेंट, अगर आप इसको एवोपरेशन भी लिख लोगे ना, जैसे एवोपरेशन के बराबर, ये एवोपरेशन का पॉइंट था और ये कंडेंसेशन का पॉइंट है। जब ये दोनों पॉइंट मीट कर गए, वेपराइजेशन का पॉइंट और कंडेंसेशन का पॉइंट जब मीट कर गए एक दूसरे से, तब जो प्रेशर बना, तब जो मॉलिक्यूल वहां है, उन्होंने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, उसी को आप लोगों ने क्या नाम दे दिया, वेपर प्रेशर। व्हेन द पॉइंट ऑफ एवोपरेशन मीट्स विद द पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन जब मीट कर गए, तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दिया। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वेपर आई, उसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, उसको हमने वेपर प्रेशर बोल दिया। ये कंप्लीट सिलेबस था अभी आज का ना, आज का मतलब जो तुम्हारा सिलेबस आने वाला है। तो कल हमें अप्रोक्सीमेट 1.5 आवर से ऊपर ऊपर मिलेगा, एक डाउट सेशन मिलेगा, एक कंप्लीट 1 घंटा मिलेगा। तो उसके अंदर हम लोगों ने अपना आरपीएस 2 ही बची थी, असाइनमेंट अप्रोक्सीमेट। अगर तुम्हारे डाउट ज्यादा हो तो कहकर रखवा लेते हैं आधा घंटा ना। हाँ, तो 2:30 से 3 रखवा लेते हैं और लगातार क्लास ले लूंगा फिर मैं। ठीक है, मैं रखवा लेता हूँ ना कह के। हाँ 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 हाँ। और ना कुछ मैं मैनेज करके ना, जैसे बिस्मन ने मुझे बोला था कि उसके अंदर ना कुछ नंबरिंग में गड़बड़ है, वो पता नहीं चल रहा, तो वो मैं भेज दूंगा एक बार, रीसेंड कर दूंगा आपको भी, कौन किससे मैच कर रहा है क्वेश्चन, अगर जहां दिक्कत आ रही है तो। किसमें, बुकलेट में? हाँ हाँ, उसमें ना वो कारण था ना, जब मैंने लिखे थे ना उसके बाद काफी क्वेश्चन कट गए बुकलेट में से। तो अगर पढ़ो क्वेश्चन तो हो सकता है मैच कर जाए, कोई 3 4 5 का फर्क होएगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, है ना। तो फिर भी मैं देख के एक बार ना रीसेंड कर दूंगा आपको हमारा सिलेब। अभी भेजता हूँ, इसके बाद क्लास नहीं है ना, अभी भेजता हूँ। लेवल 2 मैसेज दे देता हूँ। इस बार वैसे ये साइन हुआ है कि लेवल 2 में से हम क्वेश्चन रखेंगे नहीं जानबूझकर, क्योंकि ना थोड़ा बच्चों पे बर्डन ज्यादा है। हम, हाँ इसीलिए ना, सब तरफ भी प्रेशर ज्यादा है इसीलिए ना। तो डिसाइड हुआ था ये कि इस बार डाइपोल मोमेंट उसका तो लेवल 2 हम कर ही चुके हैं सारा, केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें से लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चन मैक्स पॉसिबल हो पाए कर लो, आरपी असाइनमेंट को अच्छी तरह से कर लो। ये अब तो सारी कर लो ना, 100%। पहले जो सेंड किए थे 50% कर दिए थे आज से 7 8 दिन। हाँ, सिलेबस पूरा हो गया, कर लेंगे ना आरपी असाइनमेंट पहले। पहले राउंड में आरपी असाइनमेंट ही होगा बच्चे। ठीक है, ओके, ओके, ओके जी, ओके बाय, ओके बाय।